अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं इरम ज़ईम। बुलेटिन के आगाज़ में APC की बात करेंगे, जिससे नवाज शरीफ ने भी खिताब किया। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अपोजिशन की जद्दोजहद हुकूमत के खिलाफ नहीं, उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लाए हैं। हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लाए हैं, ऐसा कहना है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का। तब्दीली ना आई तो ज़ालिमाना निज़ाम मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाएगा। जमहूरी निज़ाम की बुनियाद अवाम की राय पर है। अवाम को धोखा देकर उनका मैंडेट चोरी किया जाता है। कोई अवामी नुमाइंदा हुकूमत बन भी जाए तो साजिश से फारिग कर दिया जाता है। आर्टिकल 6 के बाद भी कई साल आमरीत की नज़र हो गए। नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि 2 बार आइन तोड़ने वाले को 1 घंटे के लिए भी जेल में ना डाला जा सका। मामला रियासत के अंदर रियासत से निकल कर रियासत के ऊपर रियासत तक पहुँच चुका है। इसी के ऊपर तजिया भी ले लेते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। खालिद अजीम साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। काफ़ी जारहाना अंदाज अपनाया गया आज नवाज शरीफ की जानिब से, और एक तरफ से जो बातें हो रही थी जब नवाज शरीफ इलाज की गर्ज से लंदन गए थे कि डील हो गई है, तो आज जिस तरह का खिताब उनकी जानिब से किया गया, तो अब वो तासुर भी खिताब के बाद ख़त्म हो गया। देखें जी, एक तो बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। आज भी नवाज शरीफ का बयानिया वही है जो उनका हुकूमत से निकलने के बाद जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था उस वक्त था, जो उसके बाद मुतअद्दिद मौके पे उनके बयानात थे। ख़ास तौर पे जब उन्होंने यहाँ पे एहतसाब अदालत में बयान दिया था, तो उस वक्त जो उन्होंने बयानिया इख्तियार किया था वो उसी की कंटिन्यूएशन में है। आज भी उन्होंने वही बात कही है। अल्फाज हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हों, मसलन खलाई मखलूक का लफ्ज़ उन्होंने आज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन महकमा ज़राअत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन वो आज मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से अपनी वो जो पॉलिटिक्स है उसको ज़िंदा करने की, और अपना वो जो उनके पीछे इस वजह से फॉलो करते थे उनको कि वो एक मुज़ाहमती अंदाज़ इख्तियार किए हुए हैं, उनको फिर एक वाज़े तौर पे पैगाम दिया है। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि यही उनका मौक़िफ़ उस वक्त था जब आवाम ने 2018 के इलेक्शन में उनकी पार्टी को 1,29,00,000 वोट दिए। तो ये एक रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिक्स का मामला था। नवाज शरीफ साहब की एक जो तवील अरसे की खामोशी है, और उसके अलावा उनकी बेटी जो है वो मरियम नवाज़ की खामोशी, उससे ये तासुर बिल्कुल पक्का हो रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के ज़रिए से या कुछ पार्टी के और लोगों के ज़रिए से या किसी और मिडल मैन के ज़रिए से वो किसी ऐसी डील के इस्तेफादा करने वालों में शामिल हैं जिसके जवाब में वो ख़ुद खामोश हैं। तो आज ये खामोशी तोड़ के उन्होंने एक तो अपनी वो जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ वो वापस आए हैं। अब वो उतनी बरकरार रहती है, उससे बेहतर होती है, उसमें कमी आती है, ये एक अलग बात है। लेकिन नवाज शरीफ आज भी वहीं पे खड़े हुए दिखाई दिए जहाँ पे वो अपनी हुकूमत गिराए जाने के बाद या हुकूमत से निकलने के बाद थे। अलबत्ता एक बात जो है वो उसको ज़रूर नोट करना है, उन्होंने जिन चीज़ों का तस्करा किया है उसमें वो लोग जिनके साथ आज वो APC में बैठे हैं वो सारे के सारे शामिल थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि जी इसका आगाज़ जो है वो बलूचिस्तान की हुकूमत तब्दील करने से हुआ। क्या किसको याद नहीं है, ख़ुद आसिफ जरदारी साहब ने कहा था कि वो जो बजिंजो साहब उस वक्त वहाँ पे वज़ीर आला बने थे, उनका कहना था कि हमारी दुआएं इनके साथ। बड़ा अहम नुक्ता है। खालिद साहब, इसकी जानिब दोबारा आएंगे। सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, नवाज शरीफ का जो आज का बयान था वो बहुत ज़्यादा जारहाना था, लेकिन शहबाज शरीफ ने इमरान खान तक ही अपने आप को महदूद रखा। आप नहीं समझते कि दोनों बिल्कुल अलग अलग बोली बोल रहे थे? देखिए, जो असल रात तय होनी है वो नवाज शरीफ की तकरीर से तय होनी है कि अपोजिशन जमातें किस तरह की सियासत आइंदा आने वाले दिनों में कर रही हैं। खास तौर पर जो 2 बड़ी जमातें थी वो डामाडोल थी अभी तक। उसमें एक जमात थी PMLN और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुफाहमत वाला रास्ता शहबाज साहब ने भी अपनाया हुआ था और जरदारी साहब ने भी अपनाया हुआ था, लेकिन नवाज शरीफ की स्पीच और मोस्ट लाइकली बिलावल और मरियम उसी राह को अपनाएंगे जो नवाज शरीफ जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं। तो शायद आइंदा आने वाले दिनों में हमें एक राह नजर आ रही है जिसमें डायरेक्टली नाम लेकर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के रोल को क्वेश्चन किया। जो चेयरमैन नैब हैं इस वक्त, उनके किरदार के हवाले से जो वीडियो सामने आई थी उसको क्वेश्चन किया। इसी तरीके से जनरल आसिम बाजवा का नाम लेकर उनका सेनेट इलेक्शन में रोल। तो नदीम साहब, एस्टेब्लिशमेंट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? ये इनके पास ऑप्शन क्या है? ये तो शायद अपनी सियासत के जरिए वो बताएंगे, लेकिन ये जो राह उन्होंने अपनाई है ये एक तो हेड ऑन वाली है। हेड ऑन किसी को लेते हुए आपको अपने प्लस और माइनस दोनों चीजें वेल कैलकुलेटेड तय करनी होती है, नहीं तो वो स्टीम रोल करके इनको निकल जाएंगे। इनके ऊपर तो पहले ही बहुत सारे केसेस हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की होगी। कोई जमा तकसीम अपनी उन्होंने, सियासी लोग हैं, कुछ हिसाब किताब करके रख के टारगेटेड मूव है जिसमें 2-3 चीज़ों को उन्होंने क्वेश्चन किया है। एक उसमें आसिम बाजवा साहब को उन्होंने क्वेश्चन किया है, चेयरमैन नैब को क्वेश्चन किया है, इलेक्शन कमीशन के रोल को क्वेश्चन किया है। तो वो चीज़ें मांगी है, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने का मुतालबा किया है। तो अगर तो बिलावल और मरियम भी ये लाइन लेकर आगे चलते हैं तो मेरे ख्याल में शहबाज साहब को सियासत में अपनी जगह बचाना शायद मुश्किल हो जाए। और नवाज शरीफ साहब का जो कैलकुलेशन है, अगर तो वो ठीक है तो फिर तो इनको आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा, या इनको मिल जाएगा या इनकी साहबजादी को मिल जाएगा। नहीं तो फिर इनके ऊपर जो केसेस हैं वो अगर ताकतवर हल्के चाहें तो इनको मजीद दबा के फिर इनका पाकिस्तान आने का जो चांस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की होगी। तो सियासी लोग काफ़ी होशियार होते हैं, एक तरफ हेड ऑन चैलेंज भी दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ बातचीत भी कर रहे होते हैं, तो वो दोनों काम उन्होंने भी यकीनन किए होंगे। ठीक है, नदीम मलिक साहब साथ ही रहिएगा, खालिद अजीम साहब आप भी साथ रहिएगा। नवाज शरीफ ने खिताब के दौरान इमरान खान को याद किया, क्या कुछ कहा, आइए वो सुन लेते हैं। हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत और उससे कहीं ज़्यादा अहम इस निज़ाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूं। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है और उनके खिलाफ है जिन्होंने इस तरह इन्हें इलेक्शन चोरी करके इस तरह के नाअहल बंदे को इस जगह पर लाकर बैठाया है और मुल्क को बर्बाद कर दिया है। तो अदनान आदिल साहब, नवाज शरीफ वही कह रहे हैं कि हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लाए हैं। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया था कि APC मुल्क को हमेशा जमहूरियत से दूर रखा गया। जिस ट्रेंड के खिलाफ आज ये बातें कर रहे हैं, मतलब तो यही हुआ कि आज जो हालात हैं इनके जिम्मेदार ये खुद हैं, क्योंकि ये खुद भी हुकूमतों में रहे हैं। जी, नवाज शरीफ खुद भी उन्हीं लोगों की पैदावार हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुल्क में फ़ौजी आमरीत रही 33 साल और वो खुल के कह रहे हैं कि फ़ौजी आमरों ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इनकी मुहिम जोई रोकने के लिए आर्टिकल 6 लाया गया, हमने मुकदमा बनाया, लेकिन उनको 1 घंटे भी यानी जनरल मुशर्रफ को जेल में नहीं रखा जा सका। एक बड़ी दास्तान है जो मैं किसी और वक्त सुनाऊंगा। तो और वक्त क्यों सुनाएंगे, अब सुना दें। जब वो इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो ये बात भी उन्हें मुकम्मल करनी चाहिए थी। असल में जब तक वो इक़्तिदार में रहते हैं, जब तक उनको करप्शन की मुकम्मल आज़ादी रहती है, उनको और उनके साथियों को फ़ौज बहुत अच्छी होती है, इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी होती है। जैसे ही वो उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ता है, उन पर करप्शन केसेस चलते हैं, तो वो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं। ये उनका पुराना वतीरा है। अब भी वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। आज उनकी तकरीर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की तकरीर थी कि मुझ पे से केसेस हटाओ, किसी तरह मुझे रिलीफ दिलवाओ, मेरी बेटी को, मेरे भाई को, वरना मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है वो आवाम में एक मुहिम चलाऊँगा। तो अब देखना ये है कि इसका रिस्पॉन्स क्या आता है उन लोगों की तरफ से जिनके ऊपर उन्होंने आज फ्रंटल अटैक खोला है। क्योंकि पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, उन हालात में सियासतदान एक दूसरे को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। जैसे ही कोई मुंतखब हुकूमत आती है, मुखालिफ सियासतदान उसको गिराने के लिए मैदान अमल में आ जाते हैं। इसी वजह से भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ जो है जब तहरीक चली और लोग मरना शुरू हुए, जुज़वी मार्शल भुट्टो साहब ने ख़ुद लगाया, तो फिर जनरल ज़ियाउल हक़ का पूरा मार्शल आ गया। तो ये सियासतदान खुद ही इतना आपस में लड़ते हैं कि फ़ौज को मुदाखलत करना पड़ती है। पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं, ख़ुद नवाज शरीफ उसी इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं। चूँकि अब उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, वो इक़्तिदार में नहीं हैं, इसलिए वो कौमी सलामती के इदारों को इस तरह इल्ज़ामात दे रहे हैं जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को ही होगा। आज यकीनन इंडिया में सेलिब्रेशन होगी। जिस तरह के इल्ज़ामात नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौज पर लगाए हैं, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा होगा। आज वो खुशी से बगले बजा रहे होंगे। अगर वो सीरियस होते तो उस वक्त इक़दामात करते जब वो इक़्तिदार में थे, वो उस वक्त नैब का इदारा ख़त्म करते, उसमें तरामीम करते। लेकिन जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में होते हैं तो वो फिर
ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे मीडिया की आज़ादी भी कुचली जाती है। जब वो इक़्तिदार में थे तो कई बार मीडिया हाउसेस के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। उनके साथी सैफुर रहमान को एहतसाबुर रहमान कहा जाता था और उस एहतसाबुर रहमान ने, सैफुर रहमान ने केसेस बनाए जरदारी साहब पे, बेनज़ीर भुट्टो पे। इन्होंने, नवाज शरीफ ने कभी भी बेनज़ीर भुट्टो को चैन से हुकूमत नहीं करने दी, कभी भी वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। नवाज शरीफ ने गठजोड़ करके उनकी हुकूमत को वक्त से पहले गिराया और उसका नतीजा ये निकला कि पूरा 90 की दिहाई जो है सियासी अथल पथल का शिकार रही, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, मुल्क की मईशत मुतासिर हुई। आज ये बड़े दावे करते हैं कि बहुत मुल्क में माशी तरक्की हुई इनके दौर में। उसकी वजह यह कि ये दरामदात खोल देते हैं, मुल्क में ज़र मुबादला का बहरान पैदा कर देते हैं। दरामदात की वजह से कस्टम ड्यूटियाँ बढ़ जाती हैं तो टैक्स में भी लगता है कि इजाफा हो गया। इनकी पॉलिसीज़ ही ने मुल्क को तबाह किया है। आज जो पाकिस्तान जो है उसमें मोटरवेज तो हैं लेकिन सनती कारखाने नहीं हैं। जिस तरह के आप देखते हैं कि इंडिया में सनती कारखाने हैं, मोटरवेज नहीं हैं, लेकिन उनकी मईशत ज़्यादा मजबूत है हमारी मईशत से क्योंकि उन्होंने बुनियादी काम किए। लेकिन नवाज शरीफ शोशा के काम करते हैं। हुकूमत तो कहती है कि जो मईशत की तबाही हुई है वो तो इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से हुई है। अदनान आदिल साहब सुन सकते हैं? अदनान आदिल साहब, आवाज़ नहीं आ रही। अदनान आदिल साहब की जानिब जाएंगे। अदनान आदिल साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मईशत तबाह हुई है तो हुकूमत की तरफ से अगर हम बात करें तो हुकूमत तो यही मौक़िफ़ देती है कि जो मईशत की तबाही है, असल जो बुनियादी वजह है मईशत के तबाह होने की, वो तो माजी की हुकूमतों की कारकर्दगी है। इसी वजह से तो मईशत तबाह हुई है हमारी। बिल्कुल ये बात सही है। आप देखिए कि नवाज शरीफ ने दरामदात खुली छोड़ दी। 60 अरब डॉलर की दरामदात थी, इंपोर्ट्स हो रही थी, ज़र मुबादला था नहीं। जो एक्सपोर्ट होनी थी वो 25 अरब डॉलर से कम होकर 20 अरब डॉलर तक आ गई थी। तो ये जो 40 अरब डॉलर का गैप था, ये आसमान से डॉलर नाजिल होने थे या ज़मीन ने ख़जाना उगलना था? उसके नतीजे में पाकिस्तान इतना मकरूज हो गया कि उस ज़र मुबादला के बहरान को हल करने के लिए कभी IMF के पास जाना पड़ता है, कभी सऊदी अरब से पैसे मांगने पड़ते हैं, कभी चीन से पैसे मांगने पड़ते हैं। और अब तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अदनान आदिल साहब, हमें ज्वाइन किया है फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी। फयाजुल हसन चौहान साहब, यकीनन आपने भी नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ, उनका खिताब सुना होगा। वो तो ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत कठपुतली है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, आप आए नहीं, आपको लाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज की तकरीर नवाज शरीफ साहब की GT रोड वाली तकरीर बुनियादी तौर पे अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की सियासत के ऊपर खुदकश हमला थी। और जब वो तकरीर कर रहे थे, अगर कैमरों का रुख शहबाज शरीफ साहब के मुंह की तरफ होता तो हालात वो थे कि तू शाकर आप से आना है, सड़ी वेख हालात ना पूछ, साड़ी दूधियां वेख हालात ना पूछ। और फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल जनाब आपकी 360 डिग्री की उल्ट तकरीर की, वो एक फायर फाइटर के तौर पे जो है वो उनकी लगाई हुई आग नवाज शरीफ साहब की, उसको बुझाने की नाकाम कोशिश थी। मैं तो खराज तहसीन पेश करूंगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के सियासी विजन के ऊपर कि जिन्होंने इसको तकरीर को ऑन एयर करने की इजाजत दी, क्योंकि उन्हें पता था ये खुदकश हमला आवर है, ये एंग्री बर्ड के तौर पे जाना माना और पहचाना जाता है। इसने बाज नहीं आना, इस बंदे ने, इसने अपने पार्टी की सियासत का भी, अपने भाई की सियासत का भी बेड़ा गर्क करना ही करना है। वही हुआ, 1.25 घंटे तकरीर करके एक तो पूरी दुनिया को बता दिया कि जनाब मैं बीमार नहीं हूँ, वरना 25 साल की उम्र का बंदा भी 1.25 घंटे लगातार तकरीर नहीं कर सकता। उन्होंने ये तकरीर करके बता दिया कि वो बिल्कुल सेहतमंद है, हट्टे कट्टे हैं और उनको कोई किसी किस्म की बीमारी नहीं है। दूसरा जो उन्होंने तकरीर की उस पर शहबाज शरीफ साहब सर पकड़ के बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि बाप बेटी दोनों ने, बेगम सफदर अवान साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने मिल के पिछले 5 साल की जो शहबाज शरीफ साहब ने इनके साथ गेम की और इनकी सियासत का धड़न तख्ता किया और जो अयारी मक्कारी चलाकी इनके साथ की, वो उसका उन्होंने आज बदला ले लिया है। इससे ज्यादा और कोई तबसरा नहीं है। बाकी वही घिसी पिटी बातें हैं। इनसे पूछे कि यार जनरल जिलानी का इनको पता है, इनसे पूछे जनरल ज़ियाउल हक का पता है जिसने अपनी उम्र लगने की जना इनको दुआ दी थी। इनसे पूछे, मैं तो पुराना सियासी कारकुन हूं, मुझे 90s के इलेक्शन याद है जब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की अपनी अपनी बारी आती थी इलेक्शन में, तो जनाब 20-20 हजार बैलेट पेपर की दक्षिणा इनके कैंडिडेट को जनाब इलेक्शन से पहले दे दी जाती थी। मैं इनसे पूछता हूं कि उस वक्त जब इनकी बारियां लगती थी वो GHQ के 2 नंबर दरवाजे से जाके जना अपनी बारियां लेते थे। इनसे पूछे 2013 का इलेक्शन, उसमें इन्होंने रात को जनाब जो कंप्यूटराइज सिस्टम जना वो हैक हुआ था और हैंग हो गया था, वो क्यों हुआ था?
और इनसे पूछे कि 2013 के इलेक्शन में रात के 9:30 बजे तकरीर करके ये किससे 2/3 मेजोरिटी जो है वो मांग रहे थे। मतलब है दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीयत। आप करे तो रामलीला, कोई दूसरा करे तो ट्रैक्टर डीला, आप करे तो सुभान अल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो माशाअल्लाह, कोई दूसरा करे तो अस्तगफिरुल्लाह, आप करे तो वाह 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 वाह, कोई दूसरा करे तो थू 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 थू। अजीब मुनाफिकत की इनकी पर्सनैलिटी है और मुनाफिकत की इनकी सियासत है। लेकिन आज की तकरीर ने शहबाज शरीफ की और नून लीग जो मौजूदा यहाँ पे पाकिस्तान में है उसकी सियासत का जो धड़ंग तख्ता सत्यानाश और सवा सत्यानाश फेर दिया। ठीक है, लेकिन मईशत के ऊपर भी आज बड़ी खुल के बात की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उन्होंने ये कहा है कि आप लोगों ने मईशत को तबाहाल कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है मईशत का। 2 साल में जो आप लोगों की कारकर्दगी रही है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि CPAC के साथ BRT पेशावर वाला हाल कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये है, अभी आपके सामने आदिल साहब ने सारी गुफ्तगू की कि 60-65 अरब डॉलर की ये दरामदाद ले गए और 38 अरब डॉलर पे जो परवेज मुशर्रफ इनको बरामदाद छोड़ के गया उसको जरदारी साहब लेकर आए 25 अरब डॉलर 2013 में, और ये 2018 में हमें छोड़ के गए 20, 20.5, 21 अरब डॉलर पे, और 2016-17 में ये 19.5 अरब डॉलर तक ले आए थे। बावजूद इसके कि GSP प्लस का जो है वो हमें स्टेटस मिल गया यूरोपीय यूनियन से, लेकिन फिर भी हमारी बरामदाद नीचे गिर गई और दरामदाद 65 अरब डॉलर तक। फिर हमारे ऊपर 48 अरब डॉलर का कर्जा छोड़ के गया परवेज मुशर्रफ, पूरे आपके 60 सालों का कर्जा तकरीबन, और इन्होंने 10 सालों में उसको 95 अरब डॉलर कर दिया। इनसे पूछो ये कौन सी इकानमी को दुरुस्त करके गए, बेड़ा घर करके छोड़ गए और 2 सालों के अंदर आप इकानमियां ठीक होती है? ये इन्हीं के लगाए हुए जनाब गिरे हैं जो उनको दांतों से हम खोले लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये सारा झूठ और फ्रॉड और फ्रेब का आज इकट्ठ है और अच्छा हुआ है, एक्सपोज हुआ है पूरी दुनिया के सामने। शहबाज शरीफ और नून लीग की सियासत कम से कम जाना बेड़ा गर्क होगी आज। अच्छा सर, उनकी जान से ये भी कहा गया कि हुकूमती लोगों की करप्शन नजर नहीं आती, इन लोगों को सिर्फ अपोजिशन वालों की करप्शन नजर आती है। नैब को देखिए आपके सामने है, सारे हुकूमती भी जितने लोग हैं, अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्जाम है नैब उसके खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रही है, ठीक है ना जी। आपके सामने है कि शुगर कमीशन के हवाले से अब देखें, शहबाज शरीफ साहब की मुनाफिकत के ऊपर मबनी तकरीर देखें, शुगर स्कैंडल के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहे हैं हजरत। उन्हें ये नहीं पता 2016-17 के अंदर 20 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक लम्हे के अंदर सब्सिडी और फायदा जो है ना वो शायद सरकार अब्बासी साहब ने इनको और इनके खानदान को अकोमोडेट करने के लिए और इनके बेटे सलमान शहबाज की शुगर मिलों को अकोमोडेट करने के लिए 1 साल के अंदर जो वो 20 अरब रुपए जो है ना वो इनको रिलीफ दे दिया था, और ये उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। सब्सिडी की रवायत इन्होंने डाली, एक्सपोर्ट करने की रवायत इन्होंने डाली चीनी की, तो ये हर चीज मुनाफिकत के ऊपर मबनी है इनकी। ठीक है, फैयाजुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमसे बात कर रहे थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीर के ऊपर इज़हार ख्याल कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, एक बात बताइएगा कि जब से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ गए हैं लंदन इलाज की गर्ज से, तो उससे पहले भी और उसके बाद भी हमने देखा है कि उनको मौका नहीं मिला। आज जब उनको मौका मिला बात करने का तो उन्होंने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा तकरीर की है, 1 घंटे से ज़्यादा वो बोले हैं और बहुत ही जारहाना अंदाज़ भी उन्होंने अपनाया है। तो तवील अरसे के बाद उन्हें जो बोलने का मौका मिला तो उन्होंने तो मेज़बानों से भी ज़्यादा अपनी गुफ्तगू जारी रखी। इसकी क्या वजह थी? क्या यही वजह है कि बहुत अरसे से वो बोले नहीं हैं, इस वजह से आज उनको मौका मिला तो उन्होंने कहा कि सारे गिले शिकवे एक ही दफ़ा में दूर कर दिए जाए? देखें जी, मौका खुद उन्होंने नहीं लिया और ये उनका अपना ऑप्शन था, अपना चॉइस था, और उसके नतीजे में उन्होंने आज तक कोई ऐसी पब्लिक स्पीच नहीं की। या वो अपने आप को बीमार जाहिर करना चाहते थे और या फिर ये है कि वो ये समझते थे कि अभी उनके लिए ये फिजिबल नहीं था मामला। दूसरी चीज़, इस बात को भी सामने रखने की ज़रूरत है कि लीडर्स जब पस मंज़र में चले जाते हैं तो उनकी सियासत भी पस मंज़र में चली जाती है। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ का बार बार लोग जिक्र कर रहे हैं। फैजुल हसन चौहान साहब ने कहा, देखें मैं जितने अरसे से शहबाज शरीफ साहब को देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो तुफैली सियासत है। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तुफैल सियासत थी, उतनी ही सियासत उनकी पहले थी, वही सियासत इस वक्त है और वही सियासत आइंदा रहेगी। अगर वो मुस्लिम लीग नून में हैं तो जो नवाज शरीफ की पॉलिसी है उसके पीछे चल के ही उनको कोई फ़ायदा हो सकता है, उसकी ज़रूरत नहीं कर सकते। वो मुमकिन है कि अपने मिजाज के मुताबिक उतना खुल के ना बोलें, लेकिन वो उनको लीडिंग रोल कभी भी जो है वो नहीं मिल सकता। नवाज शरीफ की आज की जो स्पीच है वो अपनी सियासत की रिवाइवल के लिए थी
और वो उन्होंने उसी अंदाज में की। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उनकी जो तकरीर है वो मेज़बानों से भी ज़्यादा उसको वक्त भी मिला और उसमें उन्होंने तमाम पहलू जो हैं उनको भी बिल्कुल सही अंदाज में बयान भी किया। और ये जो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद बाकी जो कुछ भी तकारीर हो रही हैं वो ऐसे ही आप ये समझ लें कि एक रस्मी कार्रवाई या वो चूँकि एजेंडे में रखा हुआ है, कोई चीज़ ऐड नहीं होगी, वो सारे के सारा। और ये कहा जा सकता है कि आज की इस APC का फ़ायदा जितना नवाज शरीफ ने उठाया है शायद किसी और को नहीं मिलेगा। बात उनकी पॉलिटिक्स की रिवाइवल की है और बैरून मुल्क बैठे हुए भी आज मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपना वो जो वोट बैंक है उसको इंटैक्ट करने के लिए एक भरपूर एक कामयाब कोशिश की है। अब वो उसमें कितना उनको बेनिफिट मिलता है ये आने वाले दिन कभी बताएंगे। कभी चेकिंग का मरहला या आजमाइश का मरहला आएगा तो फिर उस वक्त जो है वो पता चलेगा। अलबत्ता देखना ये है कि आज की जो APC है ये क्या लाहे अमल बना के चलती है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ ने खुद भी कहा कि सिर्फ तकरीरें या करारदादें जो हैं वो काफ़ी नहीं, कोई ऐसा प्रैक्टिकल लाहे अमल हमें बनाना होगा। बिलावल भुट्टो भी बार बार यही बात कह रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो तो चलते ही इसी चीज़ पे। उनका कहना है कि सिर्फ बिल्कुल खालिद साहब साथ ही रहिएगा, अदनान आदिल साहब आप भी साथ रहिएगा। अभी एक ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर लाहे अमल की भी बात करेंगे कि आगे अब क्या लाहे अमल आ सकता है। APC जारी है, अभी वक्त लेंगे, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि नैब इंतहाई बदबूदार हो चुका है। चेयरमैन नैब अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। आला अदलिया ने भी नैब के किरदार पर सवाल उठाए हैं। क्या उनका कहना था इस बारे में सुनवा देते हैं आपको। अक़वामी इदारे और हमारी आला अदालतें नैब के मनफी किरदार पर बड़ी वाज़ेह राय दे चुकी हैं। ये इदारा इंतहाई बदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। ऑपोजिशन के लोग इसका निशाना बने हुए हैं जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं। जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। जो FIA से बचे वो एंटी नारकोटिक्स के हट्टे हट्टे चढ़ जाता है और जो वहां से बच जाए उसे किसी भी झूठे मुकदमे में पकड़ लिया जाता है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि इस नाअहल हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। रुपए की कदर अब अफगानिस्तान और नेपाल से भी गिर गई है। क्या है जनाब चेयरमैन, इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है, या जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, नहीं, बात उससे बहुत आगे चली गई है। पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 5.8% की शरह तरक्की से आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान आज 0 से भी नीचे जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया भारत और बांग्लादेश ही नहीं, अफगानिस्तान और नेपाल से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। जिस महंगाई पर हमने मुकम्मल काबू पा लिया था वो आज कई गुना बढ़ चुकी है। गरीब और मुतवस्सित घरानों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुहाल हो चुकी है। बिजली और गैस के बिल अब आम आदमी पर बम बनकर गिरते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि इस नाअहल हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी मुकम्मल ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान G20 में शामिल होने के बजाय मौशी तौर पर मफलूज हो गया है। इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPEC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। कर्जे खत्म कर देने का दावा करने वालों ने 2 साल की कलील मुद्दत में
कर्जों में इतना इजाफा कर दिया है कि पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं फैक्ट्स और फिगर्स से सारी बात बता रहा हूं। और इसके बावजूद कोई एक भी बड़ा तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। वो पाकिस्तान जिसके बारे में बैनुल अक़वामी इदारे ये पेशगोई कर रहे थे कि अगले चंद साल में ये दुनिया की सबसे बड़ी 20 मईशतों यानी G20 में शामिल हो जाएगा, आज मुआशी तौर पर मफलूज होकर रह गया है। नवाज शरीफ का कहना है कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी में नहीं था, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की कठपुतली हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। जब कश्मीर का नाम जुबान पर आता है तो 73 साल से दी जाने वाली कुर्बानियां आंखों के सामने आ जाती हैं। कश्मीरी अवाम पर मजालिम का सिलसिला तो कई सालों से जारी है, मगर कश्मीर को हड़प करने का हौसला आज तक किसी का नहीं हुआ। अब भारत ने एक गैर नुमाइंदा और गैर मकबूल और कठपुतली पाकिस्तानी हुकूमत देखकर कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। तो ये तो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बातचीत जो हमने आपको सुनाई। और इससे पहले शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए जमा नहीं हुए, बल्कि हमारा मकसद हुकूमत को गिराकर जमहूरियत को बहाल कराना भी है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पहले गुफ्तगू की थी आसिफ अली जरदारी ने। गो के उन्होंने इतनी तवील गुफ्तगू नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम हुकूमत गिराकर जमहूरियत बहाल कराने आए हैं। इस तकरीर के बाद जेल जाने वाला पहला बंदा मैं ही हूँगा। आसिफ अली जरदारी का ये भी कहना था कि मौलाना साहब से दरख्वास्त है कि कभी मुलाकात पर आइएगा। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे। इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा, समझे। तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। वज़ीर आज़म के मौम ने खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन फिर इकट्ठी हो गई। कहा दोनों ख़ानदान पहले अंदर से मिले हुए थे, आज अंदर बाहर दोनों से मिल गए हैं, मगर इमरान खान का फैसला है कि NRO नहीं मिलेगा। जितनी चाहे APC बुलवा लें, एहतसाब तो होगा। जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया। इमरान खान साहब ने इन्हें NRO ना देने का फैसला किया, तो अब ये 2 साल के अंदर 5-5 APCs करते हैं। जितनी APCs मर्जी है कर ले, जिसका दिल है वो खिताब कर ले, जितनी बार दिल है मुझे क्यों निकाला कर ले। आपको NRO नहीं मिलना, अकाउंटेबिलिटी होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। जो इनका दिल करता है वो कर ले। माजी इनका जो है उसने अवाम के सामने रख दिया कि चोर डाकू लुटेरे पहले अंदर से एक दूसरे के साथ थे, आज ऊपर और अंदर दोनों से एक दूसरे के साथ हैं और मिलकर चोरी बचाने की जंग कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 2 सालों में बहुत सफर इसमें तय किया है। कोई और प्राइम मिनिस्टर होता तो इतनी दूर ना जा पाता, बल्कि प्रेशर से घुटने टेक देता। अभी बहुत सफर बाकी है जो इस अशराफिया को वाकई इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। मांग क्या रहे हैं? NRO। डर सिर्फ एक है, जिसका नाम इमरान खान है वो ना तो अकाउंटेबिलिटी पे समझौता करेगा, ना इनको NRO देगा और ना किसी प्रेशर में आएगा। जो होता हो जाए, दमादम मस्त कलंदर। बहुत जल्द ये कैफरे किरदार में होंगे। और अभी एक ब्रेक लेते हैं।